संपत्ति के लिए साजिश क्या हुआ था बख्शो की बहू के साथ। यह कहानी तब की है जब मैं थाना मठ जिला खुशाब में थाना प्रभारी था। सुबह मैं अपने एएसआई कुरैशी से एक केस के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने आकर बताया कि गांव रोड़ा मक्को का नंबरदार कुछ लोगों के साथ आया है और मुझसे मिलना चाहता है। मैं नंबरदार को जानता था। मैंने कांस्टेबल से कहा कि उनके लिए ठंडे शरबत का इंतजाम करे और उन्हें आराम से बिठाए। मैं आता हूं। शरबत को इसलिए कहा था क्योंकि वे करीब 20 कोस से ऊंटों की सवारी करके आए थे। कुछ देर बाद मैंने नंबरदार गुलाम मोहम्मद से आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह एक रिपोर्ट लिखवाने आया है। मैंने उनसे जबानी बताने को कहा तो उन्होंने जो बताया वह काफी रोचक और अनोखी घटना थी। उनके साथ एक 60 साल का आदमी बख्शो था जिसकी ओर से यह रिपोर्ट लिखी जानी थी। बख्शो डेरा गांजा का बड़ा जमींदार था। उसके पास काफी जमीन जायदाद थी। उसका एक बेटा गुलनवाज था जो विवाहित था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। 2 महीने पहले उसका बेटा घर से ऊंट खरीदने के लिए निकला तो लौट कर नहीं आया। थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और अपने स्तर से भी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। बख्शो के छोटे भाई के 5 बेटे थे जो उसकी जमीन पर नजर रखे थे। वे तरह तरह के बहाने बनाकर उसकी जायदाद पर कब्जा करने की फिराक में थे। उनसे बख्शो के बेटे गुलनवाज को भी जान का खतरा था। शक था कि उन्हीं लोगों ने गुलनवाज को गायब किया है। पूरी बिरादरी में उनका दबदबा था। उनके मुकाबले बख्शो और उसकी पत्नी की कोई हैसियत नहीं थी। यह 2 महीने पहले की घटना थी जो उसने मुझे सुनाई थी। उस समय थाने का इंचार्ज दूसरा थानेदार था। बख्शो ने मुझे जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि 2-3 दिन पहले उसकी बहू को प्रसव का दर्द हुआ तो उसकी पत्नी ने गांव की दाई को बुलवाया। बख्शो के भाई की बेटियां और उसके बेटों की पत्नियां भी आई। उमरा और भाग भरी भी कमरे में आ गई। रोशी ने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि उमरा और भाग भरी उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश के साथ साथ एक दूसरे के कान में कुछ कानाफूसी भी कर रही है। बच्चे के पैदा होते ही नूरा की नाक पर एक कपड़ा रख दिया गया। उस कपड़े से अजीब सी गंध आ रही थी। नूरा धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वह पूरी तरह से बेहोश तो नहीं हुई थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रही हो। उसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कोई कह रहा हो कि मां के साथ बच्चे को भी मार दो। असली झगड़े की जड़ यही बच्चा है। ये मर गया तो बख्शो लावारिस हो जाएगा। इसके बाद उसने सुना कि उसके बच्चे को अनाज वाले भड़ोले में डाल दिया है। नूरा पर बेहोशी छाई रही। उसके बाद हुआ यह कि जल्दबाजी में उसके कफन दफन का इंतजाम किया गया। बख्शो की भतीजियां और भतीजे इस काम में आगे रहे। वे हर काम को जल्दी जल्दी कर रहे थे। जब नूरा को गर्म पानी से नहलाया गया तो उसे कुछ कुछ होश आने लगा। जब उसे चारपाई पर डालकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो उसे पूरी तरह होश आ गया। उसका जीवन बचना था, इसलिए वह हाथ पैर हिलाने लायक हो गई। उसके बाद कब्र में रखते समय उसने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह डर कर भागा तो नूरा मोहल्ले के मौलवी साहब का हाथ पकड़कर घर आई और भड़ोले से अपना बच्चा निकाला। बख्शो का एक दोस्त गांव की दूसरी दाई को ले आया। उसने बच्चे को नहला धुलाकर साफ किया। कुदरत ने मेरे और मेरे बच्चे पर रहम किया और हमें नई जिंदगी दी। नूरा ने आसमान की ओर देखकर कहा, अब मुझे और मेरे बच्चे को रांझे वगैरह से खतरा है। मेरे पति गुलनवाज को भी इन्हीं लोगों ने गायब किया है। मैंने पूछा, इन लोगों पर शक करने का कोई कारण? उसने कहा, यह सब मेरे ससुर की जायदाद का चक्कर है। उन्होंने जायदाद के लिए मेरे पति को गायब कर दिया और मुझे तथा मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। नूरा ने यह भी बताया कि डेरा गांजा के अलावा भी मठ टवाना में उसके ससुर की काफी जमीन है। उस जमीन से होने वाली फसल का हिस्सा बख्शो के भतीजे उस तक पहुंचने नहीं देते। मैंने उससे कुछ बातें और पूछी और मन ही मन तुरंत कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने एएसआई और कुछ कांस्टेबलों को लेकर रांझा वगैरह के घरों पर छापा मारा। वहां से मैंने रांझा, उसके भाई दत्तो और रमजो को गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 भाई घर पर नहीं थे। उनके घर की तलाशी ली तो 2 बर्छियां और कुल्हाड़ी बरामद हुई।
उन हथियारों की लिस्ट बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मैंने दाई रोशी, भाग भरी और उमराव को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने महसूस किया कि वहां के लोग पुलिस के आने से खुश नहीं थे। वे पुलिस को किसी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं थे। मैंने मस्जिद के लाउडस्पीकर से गांव में ऐलान करा दिया कि गांव के लोग इस केस में पुलिस का सहयोग करें और कोई बात न छिपाए। लोग ये न समझे कि थाना यहां से दूर है, मैं झगड़ालू लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगा। मेरे इस ऐलान से लोगों पर ऐसा डर सवार हुआ कि सब सहयोग करने पर तैयार हो गए। अब लोग आकर उमरा, भाग भरी और दाई रोशी को बुरा भला कह रहे थे। मैंने उनके बयान लिए। सबसे पहले दाई रोशी का बयान लिया। उसने अपने बयान में बताया कि वह काफी समय से दाई का काम करती है और उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग खुशाब के अस्पताल से ली थी। उसने अस्पताल से क्लोरोफॉर्म चुरा कर रखा था। जब कभी किसी महिला को प्रसूति के दौरान ज्यादा तकलीफ होती थी, वह क्लोरोफॉर्म सूंघा देती थी, जिससे उस महिला को बच्चा पैदा होने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सरकार, मैं लालच में आ गई थी। उमरा और भागभरी के कहने में आकर मैंने नूरा बीबी को थोड़ी ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दी। नूरा की बेहोशी को हमने मौत समझा। गांव के किसी भी आदमी ने उसकी नाड़ी नहीं चेक की। वैसे भी हमने अफवाह फैला दी थी कि नूरा मर गई है। रोशी ने कहा, तुमने बच्चे को जिंदा क्यों छोड़ दिया था? मैंने पूछा। सच कहूं तो मुझे मेरे जमीर ने डरा दिया था, इसलिए मैंने बच्चे को भड़ोले में डाल दिया था। वह रोते हुए बोली। मैंने क्लोरोफॉर्म की शीशी बरामद कराकर सील बंद कर दी और गवाहों के हस्ताक्षर करा लिए। उमरा और भागभरी को पूछताछ के लिए बुलाया तो वे कांप रही थीं। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय रोना शुरू कर दिया। साथ ही दोनों मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपने की पर पछताने लगी। उसके बाद मैंने रांझा, दत्तो और रमजो को जांच की चक्की में डालने का फैसला किया। उनसे सच उगलवाना आसान नहीं था। मैं सभी अपराधियों को थाने ले आया और हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन सभी को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए खुशाब के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिनों के रिमांड पर लिया। औरतों से तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी में भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आई कि वह बेहोश करने वाला केमिकल था। लेकिन अगर अधिक मात्रा में दिया जाता तो मौत भी हो सकती थी। बख्शो के बेटे गुलनवाज को गुम हुए 2 महीने हो गए थे। मुझे लगा कि अब वह जिंदा नहीं होगा। मैंने रांझा, रमजो और दत्तो को पूछताछ के लिए बुलाया। मैंने बारी बारी से तीनों से सवाल किए, लेकिन तीनों बड़े डीठ निकले। वे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें हर तरह से चक्कर देकर पूछा, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं उगलवा सका। उनके 2 भाई ताजा और मानी अभी लापता थे। वे पुलिस के डर से कहीं छिप गए थे। मैंने चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। मैं यातना देने पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। मैंने उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। वे चीखते रहे, लेकिन कोई भी बात नहीं बताई। तीनों भाइयों में रांझा सबसे बड़ा और समझदार था। वह बोला, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? उसके गुम होने का कोई और कारण भी हो सकता है। तुम लोग उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। मैंने कहा, इसीलिए तुम्हारी बहनों ने उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या करने की साजिश रची। सीधी सी बात है कि जब गुलनवाज का बच्चा नहीं रहता तो तुम उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेते। उसने कहा, उसके गायब होने का दूसरा कारण है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है? गुलनवाज बहुत सुंदर जवान था। उस पर तमाम लड़कियां मरती थीं। उसे लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था। हो सकता है वह किसी लड़की के चक्कर में मारा गया हो। रांझा ने कहा। मैंने उसे हवालात भेज दिया और इस बारे में विचार करने लगा। मुझे याद आया कि बख्शो ने कहा था कि वह ऊंट खरीदने के लिए गया था। उसके पास काफी रकम भी थी। ऐसा भी हो सकता था कि इसकी भनक किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को लग गई हो और उसने मौका देखकर गुलनवाज की हत्या करके उसे कहीं दबा दिया हो और रकम ले उड़ा हो। मैंने उस इलाके के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बुलाने का फैसला किया। मैं यह तफ्तीश थाने में नहीं, बल्कि डेरा गांजा में बख्शो के दिए हुए एक कमरे से कर रहा था।
मैंने ईसाई से कहा कि डेरा गांजा और आसपास के इलाके के सभी बदमाशों को लाकर मेरे सामने पेश करो। 2-3 घंटे बाद ईसाई 3 लोगों को ले आया। पता चला कि वे उस इलाके के बदमाश थे और छोटा मोटा अपराध करते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने यह काम किया है तो बक दे, नहीं तो मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगा। वे कान पकड़कर कहने लगे, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हत्या का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे लोग आसानी से नहीं माना करते। मैंने एएसआई से कहा कि इन्हें ले जाकर रगड़ा लगाए। वह उन्हें ले गया और कुछ देर बाद ले आया तो तीनों की हालत बड़ी खराब थी। तीनों ने रो रो कर कहा, माई बाप, आप हमसे कैसी भी कसम ले लें, हमने ये काम नहीं किया है। ये सच है कि हम अपराध करते हैं, लेकिन छोटा मोटा करते हैं। मुझे लगा कि वे सच बोल रहे हैं। मैंने उन्हें यह कहकर जाने दिया कि वे अपने स्तर पर इस बारे में पता लगाएं। मैंने एएसआई से कहा कि वह उस इलाके में पता करे कि गुलनवाज की दोस्ती किस किस लड़की से थी। अगले दिन मैं टहल रहा था कि एएसआई आ गया। उसने बताया कि इलाके के लोगों से पूछा तो सबने यही बताया कि गुलनवाज बहुत शरीफ लड़का था। वह इलाके की सभी लड़कियों को अपनी बहन समझता था। उसकी शादी भी उसके माता पिता की मर्जी से हुई थी। मैंने सोचा कि रांझा ने गलत रास्ते पर डालकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वह रांझा को मेरे पास ले आए। मैं समझ गया कि असली अपराधी रांझा और उसके भाई हैं। अब मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं गुस्से से टहल रहा था। तभी एक खबरी अपने साथ एक आदमी को ले आया जो बहुत गरीब लग रहा था। उसने जो कुछ बताया उससे मुझे लगा कि सारी समस्या ही सुलझ गई है। उस खबरी ने बताया कि वह गरोड गांव का रहने वाला है, जो झेलम नदी के किनारे पर है। वह भांग पीने का शौकीन है। एक कब्रिस्तान में एक मलंग रहता है, वह उसके पास जाकर भांग पीता है। वहां कुछ और लोग भी भांग पीने आते हैं। मलंग ने कब्रिस्तान में एक झुग्गी बना रखी थी। उसका काम कब्रों की हिफाजत करना और कब्रें खोदना था। वह लाल रंग का कुर्ता पहने रहता था और लोगों में लाल बाबा के नाम से मशहूर था। एक दिन भांग के नशे में मलंग ने बताया था कि कुछ दिनों पहले कुछ आदमी आए थे और एक गड्ढा खोदकर एक लाश को दबाकर चले गए थे। अंधेरा होने की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं सका था। वह आदमी किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी था। उसने गुलनवाज के गुम होने का इश्तहार पढ़ा था। एक दुकान पर कुछ आदमियों के बीच वह मलंग वाली बात कह रहा था। वहां मेरा खबरी भी खड़ा था। उसने वहां जो सुना आकर मुझे बता दिया था। मैंने उस आदमी से 2-3 बातें और पूछी और उसे यह कहकर जाने दिया कि वह किसी को भी न बताए कि वह यहां आया था। उसके जाने के बाद मैंने एएसआई से कहा कि वह लाल बाबा को बड़े प्यार से मेरे पास ले आए। कुछ ही देर में वह उसे लेकर आ गया। मलंग के लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधे पर पड़े थे। उसके हाथ में एक डंडा था। वह आते ही बोला, या अली, थानेदार बादशाह दी। खैर, मैंने उससे कब्रिस्तान में दबाने वाली लाश की बात पूछी तो उसने बताया कि 2 महीने पहले कुछ लोग कब्रिस्तान में एक लाश दबा गए थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका था। उसने उन्हें ललकारा भी था, लेकिन वे भाग गए थे। उसने वहां जाकर देखा तो ताजी मिट्टी थी। वह समझ गया कि ये डाकू होंगे और यहां लूट का माल दबाकर गए होंगे। उसने मिट्टी हटाई तो उसमें एक लाश थी। वह भागकर लालटेन लाया। उसकी रोशनी में देखा तो एक जवान आदमी की लाश थी। उसके सारे कपड़े खून से सने थे। उसने जल्दी से मिट्टी डालकर बराबर कर दी और इस डर से अपनी झुग्गी में आ गया कि कहीं वह हत्या के केस में न फंस जाए। तुम उस जगह को दिखा सकते हो? उसने कहा, जी थानेदार जी, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूं। मैंने मलंग के साथ एक नाटक खेलने का फैसला किया। अगर मैं वहां जाकर लाश बरामद कर लेता और बाद में रांझा और उसके भाइयों से कहता तो वे मना कर देते। मैं चाहता था कि वे स्वयं वहां से लाश बरामद कराएं। मैंने मलंग को पूरी बात समझाई और उसे इनाम का लालच भी दिया। उसने अपना पाठ अच्छी तरह याद कर लिया। यह जरूरी नहीं था कि कब्रिस्तान में दफन की गई लाश गुलनवाज की ही हो, वह किसी और की भी हो सकती थी। मैंने नाटक खेलने का फैसला किया। मैंने मलंग को शरबत पिलवाया और उसे दूसरे कमरे में बिठाकर समझाया कि उसे कब मेरे पास आना है। फिर मैंने तीनों भाइयों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। मैंने कहा,
तुम खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लोगे तो फायदे में रहोगे। देखो, मेरे पास मौके का गवाह मौजूद है जिसने तुम्हें लाश दबाते हुए देखा था। यह कहते हुए मैंने अपनी नजर उनकी आंखों पर रखी। इतना सुनकर वे चौंके, लेकिन फिर सामान्य हो गए। मैंने रांझा को गिरेबान से पकड़कर अलग किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से पूछा, जिससे कि उन दोनों को कुछ पता न चले, बोलो, गरुड़ के कब्रिस्तान में किसकी लाश को दबाकर आए थे? मेरी बात सुनकर रांझा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसी समय मैंने मलंग को इशारा करके बुलवाया। वह नारा लगाकर डंडा नचाता हुआ आया और उसके चारों ओर घूमकर अंगारे जैसी आंखों से घूरकर उसने कहा, अच्छा पकड़े गए ना? मलंग डंडा हिलाकर उछल कूद करने लगा। मैंने उसे रोका नहीं। उसके गले में पड़ी माला और हाथ में पड़े कड़े छल्ला छन छन करने लगे और वहां अजीब सा स्वांग होने लगा। रांझा और उसके भाइयों की हालत खराब होने लगी। वे सब समझ गए कि अब बचने वाले नहीं है। रांझा बोला, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं, थानेदार जी इस मलंग को रोक लें। रांझा अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। मैंने मलंग को इशारे से मना कर दिया। मलंग को मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया। रांझा बेहोश होने लगा। मैंने पानी मंगाकर उसे पिलाया तो उसे होश आया। मैंने कहा, बोलो, अब क्या कहते हो? तीनों लाश की बरामदगी के लिए तैयार हो गए। मैंने उसी समय कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। नंबरदार, 2 गवाह और बख्शों को लेकर मैं कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान पहुंचने पर मैंने रांझा और उसके भाइयों को आगे करके कहा, बताओ, कहां दबाया था उसे? वे आगे आए और वह जगह बताई। उस जगह को खोदा गया तो वहां से सड़ी गली लाश निकली। बख्शों को बुलाकर शिनाख्त कराई। उसके पांव कांप रहे थे। उसका एकलौता बेटा था, उसी को मार दिया गया था। ऐसे में एक बाप की हालत क्या हो सकती थी, यह वही जान सकता था। लाश के हाथ में कड़ा था, गले में कंठियों की मोटी माला थी। मैंने यह सब निकलवा कर रखवा दिए। बूढ़ा बाप अपने बेटे की लाश देखकर चीख चीख कर रो पड़ा। मैंने कागज तैयार करके गवाहों के हस्ताक्षर करवाए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर अपराधियों को लेकर थाने आ गया। मैंने तीनों के बयान लिए, जिसमें रांझे का बयान इस तरह था। गुलनवाज और रांझा के बाप सगे भाई थे। गुलनवाज का बाप छोटा और रांझा का बाप बड़ा था। बड़े भाई के 5 बेटे और 2 बेटियां थीं, जबकि छोटे भाई बख्शों के केवल एक ही बेटा था। रांझा का बाप 2 साल पहले मर गया था। वह बहुत व्यभिचारी था, पैसा पानी की तरह खर्च करता था। उसने अपनी सारी जमीन अय्याशी पर खर्च कर दी थी। अब उसकी नजर अपने भाई बख्शों की जमीन पर थी। तब तक उसके कोई संतान नहीं थी। फिर उसके एक बेटा हुआ जो उसकी जायदाद का वारिस बना। रांझा के बाप ने अपने बेटों के सामने कई बार यह बात कही थी कि अगर बख्शों के बेटा न होता तो हम उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेते। यह बात रांझा और उसके भाइयों के दिमाग में बैठ गई थी। बाप के मरने के बाद उन्होंने बहाने से बख्शों की कुछ जमीन पर कब्जा कर भी लिया था। बख्शो शांति प्रिय था। उसने थोड़ी जमीन जाने का बुरा नहीं माना तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ गई। अब उन्होंने बख्शों के बेटे गुलनवाज को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसी योजना के तहत उन्होंने गुलनवाज से दोस्ती कर ली और मौके की ताक में रहने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि गुलनवाज ऊंट खरीदने जा रहा है। उन्होंने योजना बनाई कि अब उसे रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने यह पता कर लिया कि वह किस रास्ते से जाएगा। वह एक वीरान इलाका था। शाम के समय अंधेरा छा जाता था। उन्होंने कब्जा गरुड़ से पहले गुलनवाज को पकड़ लिया। उनके पास कुल्हाड़ियां थीं। उसके सिर पर कुल्हाड़ी का पहला वार रांझा ने किया। वह लड़खड़ाया तो दूसरे भाइयों ने उसकी गर्दन और कंधे पर कुल्हाड़ियों की बारिश कर दी। इतने गंभीर घावों के कारण वह गिर पड़ा और मर गया। रांझा ने उसकी जेब से रकम निकाल ली और फिर सब मिलकर उसकी लाश को कब्रिस्तान ले गए। अंधेरे में उन्होंने कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदा और उसमें लाश डालकर मिट्टी बराबर कर दी। तभी मलंग ने उन्हें ललकारा तो वे वहां से भाग खड़े हुए। मैं अपराधियों को लेकर घटनास्थल पर गया। अब वहां ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे यह पता चलता कि वहां किसी की हत्या की गई थी, क्योंकि एक तो 2 महीने हो गए थे और फिर बारिश भी कई बार हुई थी। इसलिए खून वाली मिट्टी भी मुझे नहीं मिल सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई
जिसमें उसकी मौत किसी तेज धार हथियार से की गई बताई गई थी, वह रिपोर्ट मैंने रख ली और लाश बख्शों के हवाले कर दी। रांझा के बाद मैंने रमजो और दत्तो के बयान लिए, जो रांझा के बयान की पुष्टि कर रहे थे। उनके बयान से यह भी पता चला कि इस घटना में 2 भाई मानी और ताजा भी शामिल थे, जो अमुक गांव में मिल सकते थे। वहां वे अपने मित्र के घर ठहरे थे। मैंने एएसआई से कहा कि वह सादे कपड़ों में अपने साथ 2 कांस्टेबलों को लेकर वहां जाकर उनके मित्र के घर छापा मारे। शाम तक एएसआई उन दोनों भाइयों को भी लेकर आ गया। उनके बयान भी उनके भाइयों से मिलते जुलते थे। मैंने उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर उनसे भी पहचान कराई। मैंने बहुत मेहनत से कागज तैयार करके मुकदमा अदालत में पेश कर दिया। मौके का गवाह मलंग था, जिसने अपना बयान बहुत अच्छी तरह से दिया। इस मुकदमे की चारों ओर चर्चा थी। अदालत ने 5 भाइयों को मौत की सजा दी। उन्होंने आगे अपील की। उनके वकील ने बहुत अच्छी बहस की, जिससे उनकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल गई। भाग भरी और उम्रा। चूंकि पेशेवर हत्यारिन नहीं थी, इसलिए उन्हें 3-3 साल की सजा हुई कहानी तो यहां खत्म हो गई। लेकिन एक रोचक बात सुनानी रह गई। गुलनवाज का वह बच्चा जो भड़ोले में डाल दिया गया था और हत्या होने से बच गया था, उसका नाम उसके दादा बख्शों ने फतेह खान रखा था। कोई 20 से 25 साल बाद मैं एफआईए का चार्ज लेने मठ नवाना गया। मैं यहां अपने थानेदारी के गुजारे दिनों को याद कर रहा था कि मुझे गुलनवाज का केस याद आ गया। मैं अपने पुराने थाने गया और वहां के थानेदार से गुलनवाज के बेटे फतेह खान के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह बहुत बड़ा जमींदार बन चुका है और बड़ा सुंदर गबरू जवान है। उसने अपने ताऊ के लड़कों से अपनी सारी जमीन छीन ली थी और उन्हें दबाकर रखता था। थानेदार ने यह भी बताया था कि वह अक्सर थाने आता रहता था और आपकी बात करता था, आपसे मिलना भी चाहता था। मैंने थानेदार से अपना काम करके 2 दिनों बाद आने को कहा और उसे फतेह खान को बताने के लिए कहा। उस दिन फतेह खान काफी लोगों को लेकर थाने आया और मेरे घुटनों पर हाथ रखकर मेरी इज्जत की। वह मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आया था, जो मैंने बड़े प्यार से वापस कर दिए थे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई थी कि भड़ोले से बच जाने वाला बच्चा आज कितना सुंदर जवान, बिल्कुल अपने बाप गुलनवाज की तरह लग रहा था।